हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण जिसका इंग्लिश वर्ड क्या है? परसेप्शन। परसेप्शन परसेप्शन क्या है? प्रत्यक्षीकरण क्या है? मनुष्य या व्यक्ति, प्राणी किसी न किसी वातावरण में रहता है और वातावरण में उत्तेजनाएं, अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं और ये जो वातावरण में प्राप्त होने वाली उत्तेजनाएं हैं, इनका तत्कालिक ज्ञान कराने के लिए एक मानसिक प्रक्रिया ही प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। तो प्रत्यक्षण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। यह क्रिया संवेदना की क्रिया से प्रारंभ होती है। ये क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? संवेदना की क्रिया से, तथा व्यवहार को करने की क्रिया के पहले तक होती है। संवेदना से प्रारंभ होकर व्यवहार को करने से पहले तक प्रत्यक्षीकरण की क्रिया चलती है। इसकी डेफिनेशन एक और समझ लेते हैं। परसेप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस as a result of act of stimulus means उद्दीपक on sense organs and past experience on an individual। तो परसेप्शन क्या है? एक प्रक्रिया है जागरूकता की, जो रिजल्ट किस बात का है? किसी भी उद्दीपक के लिए जो संवेदनाएं होती हैं उस एक्ट का, और जिसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि पूर्व अनुभव, किसी भी व्यक्ति के पूर्व अनुभव जुड़े होते हैं। वो एक इस तरह की प्रक्रिया है परसेप्शन। और समझ लेते हैं, इसमें सेंसेशन बताया, सेंस ऑर्गन्स बताए गए। सेंसेशन, तो सेंसेशन समझना भी, परसेप्शन को समझने के लिए हमें सेंसेशन को समझना भी जरूरी है, क्योंकि संवेदना की क्रिया से प्रारंभ होती है। तो संवेदना क्या है? सेंसेशन क्या होते हैं? The activation of receptors in various sense organs। तो various sense organs की जो हम उनसे मतलब जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं, वो क्रिया ही सेंसेशन द्वारा होती है। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? सेंस ऑर्गन से ही सेंसेशन होता है। तो ये सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 कौन से? सबसे पहले साइट, आंख, मतलब आंख से जो हम दृश्य देखते हैं, देखना। दूसरा क्या है? हियरिंग, सुनना, कान द्वारा। तीसरा क्या है? टेस्ट, टच, टंग द्वारा। तीसरा क्या है? टच यानी कि टच करना, छूना, त्वक। पांचवा क्या है? स्मेल मीन्स घ्राण, मतलब नाक से सूंघना। इस तरह से हमारे 5 सेंसेशंस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो पहले कोई भी सूचना जो आती है वो हम इन 5 सेंस ऑर्गन द्वारा ही रिसीव करते हैं। अब हम समझ ले, एक और तरह से समझ ले, सेंसेशन और परसेप्शन में क्या अंतर है। तो द प्रोसेस बाय विच आवर सेंस ऑर्गन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वातावरण से जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, वो प्रोसेस किससे होती है? सेंस ऑर्गन से। उसे क्या कहते हैं? सेंसेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन द्वारा इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। उसके बाद प्रत्यक्षीकरण की क्रिया होती है। उसमें क्या होता है? उसके बाद प्रत्यक्षीकरण की क्रिया में क्या होता है? The sorting out, interpretation, analysis and integration of stimuli involving our sense organ and brain। Stimuli क्या होता है? उद्दीपक यानी कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वातावरण में प्रभावित जिस पे हमारा ध्यान जाए, कोई भी उत्तेजना, उसको हम स्टिमुलाई या स्टिमुलस कहते हैं। तो परसेप्शन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? शॉर्टिंग आउट, जो हमने सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ली है उसको शॉर्टिंग आउट करते, समझते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं और फिर उसको शॉर्ट में करके, उसको संगठित करके
और उसको सेंस और दूसरे सेंस ऑर्गन तथा ब्रेन तक पहुंचा के उस ब्रेन को भी इसमें शामिल करके उसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसका विभेदीकरण करते हैं। वो हमारी क्रिया परसेप्शन कहलाती है। जैसे अब आप समझ सकते हैं, जैसे कहीं दूर से एक व्यक्ति आ रहा है तो हमारी आंखों ने उसको देखा, वो ढोल बजाते हुए आ रहा है तो हमारे कानों ने कुछ सुना कि कोई आ रहा है और कुछ आवाज आ रही है। ये हमारे सेंसेशंस हुए। आंखों ने देखा कि कोई आ रहा है और कानों ने सुना कि कुछ आवाज आ रही है। लेकिन परसेप्शन की क्रिया में क्या हुआ? परसेप्शन की क्रिया में दिमाग में लगा हाँ ये एक व्यक्ति है और ये ढोल बजा रहा है, उसको इंटरप्रेट किया, ये परसेप्शन हो गया। समझ आया? इसके बाद बोरिंग ने डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय संवेदना को अर्थ प्रदान करने से है। ये इतनी परिभाषा इसलिए दी है, इनसे आप समझ पाए कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। प्रत्यक्षीकरण से अभिप्राय संवेदना यानी कि टच, हियरिंग, टेस्ट, ये सब उनको अर्थ प्रदान करना है। कोई चीज हमने देखी, सुनी तो उसको अर्थ प्रदान किया कि ये क्या है, ये व्यक्ति है या कोई पशु है या कोई लेडी है या कोई पुरुष है, उसको अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। एक और परिभाषा ले लेते हैं। ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, संबंधी प्रभाव अथवा उससे तुरंत बाद घटित होने वाली प्राणी की समस्त क्रियाएं प्रत्यक्षीकरण कहलाती हैं। ज्ञानेंद्रियों वही सेंस ऑर्गन्स को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, जो भी प्रभावित करे, जो टच, हियरिंग, टेस्ट, कोई भी चीज बस हो, उसके तुरंत बाद क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम, नर्व इम्पल्स का तक सूचना जाती है, फिर ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके ये उसके बाद जो प्राणी क्रिया करता है वो इंटरप्रेट करता है उस चीज को, वो प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। अब समझ लेते हैं प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं, जैसे जो परिभाषाओं और उसके अर्थ से ही हमें समझ आती हैं। प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे क्या? प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है, कि कोई उद्दीपक होगा, कोई चीज, वस्तु, व्यक्ति कुछ होगा तभी तो हम देखेंगे, तभी तो हम उसको सुनेंगे, इसलिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। प्रत्यक्षण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। समझ आ रहा लाइन से ही कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है। और प्रत्यक्षण में विभेदीकरण करने की क्रिया होती है। प्रत्यक्षण में हम क्या करते हैं? चीज, वस्तु देखते हैं, फिर उसमें पहचानते हैं ये है कि ये है, विभेदीकरण की क्रिया होती है। तीसरी विशेषता क्या है? प्रत्यक्षीकरण पूर्व अनुभवों और अधिगम पर निर्भर करता है, कि प्रत्यक्षीकरण में जो हमारे पूर्व अनुभव है, मेमोरी में पड़े हुए हैं, हम उससे उसको रिलेट करते हैं। बात को, कोई भी चीज, वस्तु देखते हैं, फिर हम रिलेट करते हैं, पहले जो सीखा है उसको रिलेट करते हैं, उसके आधार पर हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण में उद्दीपक से संबंधित संवेदनाओं में एकता और संगठन पाया जाता है। जो उद्दीपक देखा है उसमें जो हमें संवेदनाएं प्राप्त हुई हैं, उनको जोड़ के एक करके तब हम उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ये सब विशेषताएं हैं इसकी। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। अब प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक तत्व आते हैं। तो उसमें प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक तत्व क्या है? निर्धारक तत्व में सबसे पहले क्या आ जाता है? प्रत्यक्षिक सतर्कता। प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक में सबसे पहले समझ लें, प्रत्यक्षिक सतर्कता को एक एक स्टेप समझते चलें। तो प्रत्यक्षिक सतर्कता क्या होती? कभी कभी देखा जाता है कि कुछ विशेष उद्दीपक के प्रति अतिरिक्त रूप से तत्पर रहता है व्यक्ति, और कभी कभी यह तत्परता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जब उद्दीपक अस्पष्ट होता है एवं उद्दीपक में प्रत्यक्षीकरण की आवश्यक विशेषताएं नहीं भी होती हैं, तो भी जीव उद्दीपक के प्रति
अनुक्रिया करने लगता है। अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं, जैसे प्राणी का उद्दीपक पहचान सीमांत घट जाता है, तो इस घटना को प्रत्यक्षिक सतर्कता कहते हैं। इस पे अध्ययन हुए, तो अध्ययन में क्या हुआ, उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित शब्दों का प्रत्यक्षण का उपलब्धि अभिप्रेरणा पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में क्या किया गया, 30 शब्द थे, 20 तटस्थ और 10 उपलब्धि प्रेरक से संबंधित। इन शब्दों को टेक्स्टोस्कोप की सहायता से प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक शब्द का पहचान सीमांत ज्ञात किया। परिणाम क्या आया, उपलब्धि अभिप्रेरक से संबंधित शब्दों को उन प्रयोज्यों ने शीघ्र पहचान लिया जिनमें उपलब्धि प्रेरक अधिक था। तक कह सकते हैं अभिप्रेरणा व्यक्ति के प्रत्यक्षण को प्रभावित करती है। दूसरा क्या आता है, जैसे प्रत्यक्षिक सुरक्षा। इसमें क्या है, प्रयोज्य के सामने पीड़ादायक उद्दीपक अगर उपस्थित करते हैं तो साधारण एवं तटस्थ उद्दीपकों की अपेक्षा इन उद्दीपकों का पहचान सीमांत बढ़ जाता है। वह इस संप्रत्यय को प्रत्यक्षिक सुरक्षा कहता है। इस पर प्रयोग हुए और मनोवैज्ञानिकों ने क्या निकाला कि व्यक्ति निम्न मूल से संबंधित शब्दों तथा सांवेगिक रूप से अस्थिरता उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रत्यक्षण देर से करता है। ऐसे शब्दों का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सीमांत अधिक होता है। अतः कह सकते हैं ऐसे शब्दों से व्यक्ति एक प्रकार की चिंता उत्पन्न होती है, जिससे वह अपने अहम की रक्षा करना चाहता है, इसलिए उसकी पहचान सीमांत में वृद्धि हो जाती है। तीसरा क्या आता है, उद्दीपक गुणों का प्रभाव। उद्दीपक गुणों का भी प्रभाव पड़ता है। वो कैसे, प्रयोज्य को तटस्थ उद्दीपक का प्रत्यक्षिक आकार अधिक मूल्य, प्रत्यक्षिक आकार की अपेक्षा मूल्यवान उद्दीपक का प्रत्यक्षिक आकार बड़ा दिखाई देगा। इसके लिए प्रयोग हुए। 10 वर्ष की आयु के बच्चों पर एक प्रयोग किया गया। 2 समूह लिए गए, एक धनी परिवार के और एक निर्धन परिवार के प्रयोज्यों को। अब क्या हुआ, दोनों परिवार के प्रयोज्यों को सिक्के के आकार का अनुमान करना होता। तो प्रयोग में 2 भाग थे। प्रथम भाग में क्या था, सिक्कों की उपस्थिति में सिक्कों का आकार का अनुमान लगाना था, और द्वितीय भाग में सिक्कों की अनुपस्थिति में सिक्कों का अनुमान लगाना था, सिक्कों के आकार का अनुमान लगाना था। तो परिणाम क्या आया, गरीब बच्चों ने सिक्कों के आकार का अनुमान धनी बच्चों की अपेक्षा अधिक किया, और इसी गरीब परिवार के बच्चों ने सिक्कों की अनुपस्थिति में भी अपेक्षाकृत सिक्कों के आकार का अनुमान अधिक किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निर्धन परिवार के बच्चों के लिए उद्दीपक का गुण अर्थात धन की आवश्यकता अधिक प्रबल थी। इस कारण इन्हें सिक्के का आकार बड़ा प्रतीत हुआ। अब इसके अलावा क्या आता है, उद्दीपक चयन, परिचितता। इसके बाद क्या आता है, परिचित। जिन उद्दीपकों अथवा संगठन से व्यक्ति परिचित हो जाता है, जिस उद्दीपक से व्यक्ति परिचित हो जाता है, तो यह देखा जाता है कि वह उद्दीपक अथवा संगठन का प्रत्यक्षीकरण सरलता से हो जाता है। उदाहरण के लिए कैसे, जैसे
बहुत सारे व्यक्ति अगर खड़े हैं तो हम अपने मित्र को शीघ्र ही पहचान लेते हैं। ये परिचितता के गुण के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा क्या प्रभावित करता है? मानसिक तत्परता। वो कैसे? मानसिक तत्परता भी प्रत्यक्षिक संगठन को प्रभावित करती है। जैसे यदि हम किसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे हैं तो बार बार गेट पर जाकर जो भी कोई भी आहट होगी तो क्या होगा? हमें उस व्यक्ति के आने की सूचना ऐसा प्रतीत होगा। यह प्रत्यक्षीकरण मानसिक तत्परता के कारण है। इसके बाद क्या? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति भी उद्दीपकों के प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है। जैसे एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति अपनी पार्टी के नेताओं और सदस्यों को धनात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण आदर्श नेता और सदस्यों के रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जबकि इसी पार्टी के व्यक्ति ऋणात्मक एटीट्यूड के कारण दूसरी और विरोधी पार्टी के नेताओं को भ्रष्ट और गंदे व्यक्तियों के रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इस तरह से हम प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व होते हैं। अब क्या आ रहा है? प्रत्यक्षिक संगठन के निर्धारक। प्रत्यक्षिक संगठन क्या है? पहले ये जान लेते हैं। पूर्व अनुभव। अभिवृत्ति के बाद क्या आता है? पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव प्रत्यक्षिक संगठन में महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। कैसे? अपने दैनिक जीवन में देखा जाता है क्या कि छोटे बच्चों की अपेक्षा बड़े व्यक्ति, एडल्ट लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण अधिक और शीघ्रता से करते हैं। इसका कारण क्या है कि जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो पूर्व अनुभव की अधिकता होती है उनमें, इसलिए वह प्रत्यक्षीकरण शीघ्र और अधिक करते हैं। इसके बाद आता है प्रत्यक्षिक संगठन के निर्धारक। अब प्रत्यक्षिक संगठन क्या है समझ लेते हैं। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार प्रत्यक्षण में एक प्रकार का प्रत्यक्षण जब हम करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो एक प्रकार का संगठन होता है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन बांधा जाता है। जब व्यक्ति किसी आकृति का प्रत्यक्षीकरण करता है तो उसे एक पैटर्न के रूप में संगठित करता है। इसे क्या कहते हैं? यह प्रत्यक्ष संगठन। ये प्रत्यक्षात्मक संगठन में भी दो तरह के नियम होते हैं, एक जिन्हें केंद्रीय नियम तथा परिधीय नियम कहते हैं। तो परिधीय नियम पहले समझ ले क्या है। ये है हमारे परिधीय नियम। तो उसमें सबसे पहले क्या आती है? समीपता। सबसे पहले क्या आती है? समीपता। जब उद्दीपक एक दूसरे के नजदीक होते हैं, आपस में संगठित हो जाते हैं, तो उन्हें हम एक स्पष्ट आकृति के रूप में नजर आते हैं। एक आकृति के रूप में, जैसे कि काफी सारे गोले बने हों तो इन्हें अलग अलग गोलों के रूप में नहीं देखेंगे, इन्हें एक आकृति के रूप में हम देखेंगे। बीच में अगर ये डार्क कर दिए जाएं तो बीच में ऐसे लाइन सी लगेगी। ये एक आकृति के रूप में, कई सारे हैं लेकिन ये इन्हें इस छोटे छोटे सर्किल ना समझ के एक आकृति के रूप में देख लेंगे हम। समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जब उद्दीपक एक दूसरे के समान होते हैं तो एक उद्दीपक के रूप में संगठित हो जाते हैं। इसके बाद क्या आता है? आच्छादन एवं पूर्ति। उद्दीपक अवश्य एक दूसरे से आच्छादित या घिरे हुए होते हैं, तो इस प्रकार घिरे हुए भागों का
समूहीकरण या संगठन हो जाता है और इनका प्रत्यक्षीकरण एक आकृति के रूप में होता है। जैसे सर्किल बना है तो ये टूटा टूटा सा है, लेकिन इसको आप कैसे देखेंगे? सर्किल के रूप में ही तो देखेंगे। इस तरह से प्रत्यक्षीकरण एक आकृति के रूप में ही करेंगे। निरंतरता, उद्दीपक के जिन अवयवों में निरंतरता होती है, निरंतरता के कारण समूहबद्ध या संगठित हो जाते हैं। इनका प्रत्यक्षीकरण एक उद्दीपक के रूप में होता है। इसी नियम के कारण वातावरण में उपस्थित अनेक उद्दीपक भी निरंतरता के कारण समूहबद्ध हो जाते हैं। जैसे तो ये आगे आप अपने आप ही ऐसे बना लेंगे निरंतरता, है ना। कोई ऐसे इस तरह से नहीं बनाएगा। निरंतरता जब ऐसे चली आ रही है तो अगला स्टेप ऐसे ही बनाया जाएगा। इसी तरह आप उसका प्रत्यक्षीकरण करेंगे कि अगला स्टेप ये होगा। उसके बाद क्या आता है? समावेशन। समावेशन में क्या होता है? संगठित पूर्ण आकृति की यह विशेषता भी होती है कि संगठित पूर्ण के अंतर्गत आंशिक पूर्ण आकृति समाविष्ट हो जाती है। आंशिक पूर्णावृत्ति की सत्ता नहीं रहती, उसको आंशिक नहीं समझते, उसको एक पूर्ण आकृति समझते हैं। अधिक ध्यान देने से ही संगठित रूप के अंतर्गत आंशिक पूर्णावृत्ति का कृति का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सुडौलपन। सुडौलपन में यह देखा जाता है कि उद्दीपक के अवयवों में जो सुडौलपन होता है तो वह उद्दीपक अवयव शीघ्र संगठित हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक उद्दीपकों की उपस्थिति में सुडौलपन वाले उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण अलग संगठित रूप में होता है। ये हमारे प्रत्यक्षिक संगठन के निर्धारक। प्रत्यक्षीकरण में स्थिरता, कॉन्स्टेंसीज इन परसेप्शन। ये क्या है? प्रत्यक्षण का एक विशेष गुण यह है कि इसमें हम वस्तुओं का ज्ञान उसके भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन के बावजूद भी समान रूप से होता है। यानी कि वस्तुओं या उद्दीपकों के भौतिक परिस्थिति में यद्यपि परिवर्तन हो जाते हैं, फिर भी उसके प्रत्यक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होकर स्थिरता बनी रहती है। इसे प्रत्यक्षात्मक स्थिरता कहा जाता है। इसी को प्रत्यक्षात्मक स्थिरता कहा जाता है। प्रत्यक्षात्मक स्थिरता 3 पार्ट हो सकते हैं, जैसे आकार स्थिर, रूप स्थिर, चमक एवं रंग स्थिर। इनका आकार स्थिर भी, रूप स्थिर, और इनके कारण इनको अलग अलग समझ लेते हैं कि कैसे। आकार स्थिर में क्या होता है कि इसका अर्थ क्या है? प्रत्यक्षीकरण करने वाला व्यक्ति उद्दीपक के बीच उद्दीपक की दूरी घटाने या बढ़ाने से भी, यदि उद्दीपक में अगर दूरी को घटाने बढ़ाने से आकार परिवर्तन में कोई अंतर नहीं दिखाई दे तो इसे क्या कहेंगे? आकार स्थिर। किसी भी उद्दीपक का आकार स्थित उसी रूप में दिख रहा है। जैसे क्या है, सामने से कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसका आकार स्थिर रहता है, चाहे वह कितने पास हो या दूर हो। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पास आने पर आकार व्यक्ति का बहुत बड़ा हो गया, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। पास आने पर भी उसका आकार बढ़ता नहीं है, वैसा ही रहता है। इस व्यक्ति का रेटिना पर जो बिंब बनता है उसके पास आने पर बिंब का आकार क्रमशः बढ़ता जाता है।
किंतु प्रत्यक्षीकरण करने वाला व्यक्ति अब उसका प्रत्यक्षीकरण उसी आकार में करता है। जब प्रत्यक्षीकरण अति स्थैर्यता पाई जाती है, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दूर की वस्तुएं भी अपने आकार की अपेक्षा बड़ी दिखाई दें। दूसरी ओर जब प्रत्यक्षीकरण करता केवल एक आंख से प्रत्यक्षीकरण करे, तब लगभग पूर्ण आकार स्थैर्य होता है। आकार स्थिर आयु वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। और इसके अलावा क्या है, आकार स्थिर को उद्दीपक का ज्ञान, उद्दीपक के साथ अनुभव, उद्दीपक के प्रत्यक्षीकरण का समय आदि कारक भी प्रभावित करते हैं। किसी भी उद्दीपक को भिन्न भिन्न दूरियों पर रखकर अगर प्रयोग से कहा जाए कि वह तुलना उद्दीपक को स्टैंडर्ड उद्दीपक के बराबर व्यवस्थित करे, तो इस प्रकार के अनेक प्रयासों का औसत समायोजन मूल ज्ञात करके आकार स्थिर को ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें आकार स्थिर की क्षमता आ गई है कि नहीं। क्योंकि जैसे अगर आपके सामने कोई एप्पल है, एप्पल रखा है, तो आपको एप्पल का साइज जो मालूम है वही दिखाई देगा, फुटबॉल की तरह नहीं समझ आएगा। भले ही उसको फुटबॉल बड़ा दिख रहा हो, लेकिन आप उसको कैसे प्रत्यक्षीकरण करोगे, जितना बड़ा एप्पल होता है। रूप स्थिर, रूप स्थिर में क्या है, उद्दीपकों में अंतर और तादात्म्यकरण स्थापित करते हैं। तो इसमें क्या देखा गया है, यदि मेज पर कोई स्क्वायर शीट, कागज की शीट रखी है, तो उसे अगर अलग अलग कोणों से भी देखा जाए तो उसका प्रत्यक्षीकरण स्क्वायर ही शीट के रूप में होगा। यद्यपि रेटिना पर इसका बिंब या प्रतिमा भिन्न भिन्न कोणों को बदलने से बदल जाती है। फिर भी इसी तरह प्रत्यक्षीकरण में रूप स्थिर की मात्रा का संबंध वातावरण में उपस्थित द्विक संकेतों से होता है। प्रत्यक्षीकरण में रूप स्थिर उतना ही अधिक होता है जितना अधिक स्पष्ट द्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती हैं। आयु भी रूप स्थिर को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। इस तरह रूप स्थिर है। चमक एवं रंग स्थिर, प्रत्यक्षीकरण में चमक स्थिरता भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि हमारे घर की दीवार सफेद है, तो प्रकाश की मात्रा कितनी भी घटाएं बढ़ाएं तो उसको हम सफेद ही प्रतीत होगी हमको। यह अगर हमने कोई शर्ट काले रंग की पहनी है तो वह काली ही प्रतीत होगी। कमीज अपनी शर्ट का रंग काला ही प्रतीत होगा। ये चमक स्थिर की भांति रंग स्थिर भी प्रत्यक्षीकरण में पाया जाता है। प्रत्यक्ष स्थिरता को और भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कोयले का एक टुकड़े को कमरे में बहुत तेज लाइट में या सूर्य की रोशनी में रखने पर व्यक्ति उसे कैसा प्रत्यक्षीकरण करेगा। उस कोयले के चमकीलेपन के स्तर इतना अधिक होने पर भी उसको काला ही प्रत्यक्षीकरण करेगा। उसको मालूम है कोयला काला होता है। और यह प्रत्यक्षीकरण स्थिरता अनुभव पर आधारित होती है। अनुभव, चूंकि प्रत्यक्षण करने वाले उद्दीपक अपनी पृष्ठभूमि के साथ निश्चित एवं अटल संबंध होता है। इस संबंध के कारण परिस्थिति में परिवर्तन के बावजूद भी व्यक्ति उस उद्दीपक को पहले के समान ही देखता है, जैसा कि उसने पहले देखा है। चाहे वातावरण में परिवर्तन हो जाए, परिस्थिति में परिवर्तन हो जाए, लेकिन पूर्व अनुभव के आधार पर वह उसका प्रत्यक्षीकरण उसी प्रकार करता है।
उदाहरण के तौर पे ये भी देख सकते हैं, जैसे फिल्मों में हीरो भिन्न भिन्न रूपों में देखे जाते हैं, लेकिन हम उनके बोलने का ढंग, चलने का ढंग, चेहरे की बनावट आदि को अपने मन में इस तरह बैठा चुके हैं, उनको इतने बार देख चुके हैं, तो तुरंत हम पहचान जाते हैं ये एक्टर है या ये एक्ट्रेस है, भले ही वो कितना ही चेंज करके आए। इस तरह से ये हमारी प्रत्यक्षीकरण में स्थिरता हो गई। आगे हम डिस्कस करेंगे स्पेस, डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन।